नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। जो दस्तक के दर्शक साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए आज का दिन एग्जिट पोल के मद्देनजर है। लेकिन एग्जिट पोल के मद्देनजर दरअसल उस सियासत को भांपना है, क्या मौजूदा वक्त में इस देश की राजनीति देश के मिजाज को बदल चुकी है, या फिर जो पारंपरिक राजनीति चल रही थी अब उसके दिन पूरे हो चले हैं, या फिर उससे आगे की कोई नई बिसात भी होती है। तमाम बातों पर आज बात होगी, लेकिन शुरुआत में जो आज तक और माय इंडिया एक्सिस के जरिए जो किया गया है एग्जिट पोल, उसका एक नजारा आपके स्क्रीन पर है। एग्जिट पोल में मोदी की बम है। गोवा में बहुमत, उत्तराखंड में बहुमत, उत्तर प्रदेश में बहुमत, राहुल गांधी का मतलब पंजाब में बहुमत, मणिपुर में बहुमत, और मुश्किल में 3 सियासत। मायावती, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का नाम लेते हुए केजरीवाल और अखिलेश, जो चंद मिनटों पहले कह गए कि दरअसल हम तो किसी भी हालत में रिमोट की सरकार को रोकने के लिए तैयार है, यानी राष्ट्रपति शासन नहीं होने देंगे। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें ये बताते हुए कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था उत्तर प्रदेश से मुझे गोद ले लो, तो गोद ले लिया क्या? ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को यूपी ने गोद में ले लिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की सरकार बन रही है। यानी 48 घंटे बाद क्या होगा यह तो दूर की गोटी है, लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी शाह की जोड़ी ने राजनीति की चौसर पर जो पासे फेंके वो सब इस लिहाज से फेंके गए कि सामने वाले की बात वो ही चली जाए। यह सवाल इसलिए क्योंकि तमाम चैनलों में आए एग्जिट पोल के नतीजे यही संकेत दे रहे हैं। यूपी में राहुल अखिलेश विकास के उसी मंत्र के आश्रय मोदी को चुनौती दे रहे थे जिस मंत्र को मोदी जपते हैं, और मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग यानी दलित मुस्लिम के जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की कि बीजेपी बैकफुट पर आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में कहा मुझे गोद ले लीजिए, तो यूपी ने गोद क्या वाकई ले लिया? क्योंकि यूपी के ये तमाम एग्जिट पोल साफ कह रहे हैं कि बीजेपी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। न सिर्फ बड़ी पार्टी बल्कि अपने बूते सत्ता में भी आ सकती है। और आज तक एक्सिस से इंडिया टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल तो बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ बहुत साफ दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच दूसरे एग्जिट पोल के आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। ये आंकड़े बीजेपी के लिए न सिर्फ राहत भरे हैं, बल्कि आने वाले वक्त में बीजेपी को किस दिशा में जाना और किस किस तरीके से अखिलेश, राहुल और मायावती की राजनीतिक जमीन को हड़प लेना है, यह भी साफ नजर आने लगा है। और यही वजह भी है कि अखिलेश ने आज एक पासा पहले फेंका और एक इंटरव्यू में कहा जरूरत पड़ी तो मायावती से भी हाथ मिला सकते हैं। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। वैसे बाकी राज्यों में हुए एग्जिट पोल के नतीजे भी बीजेपी को राहत देने वाले हैं। तमाम एग्जिट पोल उत्तराखंड में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनता देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए पंजाब और मणिपुर है। गोवा में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी। लेकिन आइए अगली रिपोर्ट में देखेंगे कहां किस किस तरीके से किस किस की सरकार बनेगी। तो अगली रिपोर्ट से पहले हमें लगता है कि बातचीत शुरू कर दी जाए तो अच्छा है, क्योंकि यूपी का जिक्र हो रहा है। हमारे साथ राजदीप सरदेसाई स्टूडियो में है, शरद प्रधान जी स्टूडियो में है, और सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, अतुल अंजान जी भी जुड़ चुके हैं, बाकी भी नेता जैसे जैसे जुड़ेंगे बात आगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, एग्जिट पोल का मैसेज एक निकल कर आ रहा है कि जो पारंपरिक राजनीति थी इस देश में अब खत्म हो चली, और जो एक वर्चुअल पॉलिटिक्स है, वर्चुअल दुनिया की तर्ज पे, वह भी आ गई। और शायद जो प्रधानमंत्री मोदी का जो एक करिश्मा है, उस करिश्मे के आश्रय वो जो बात जिस अंदाज में कहते हैं, वो एक मैसेज है, वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। उनको नहीं चाहिए पुरानी बीजेपी, उनको बिल्कुल नई राजनीति चाहिए, और जिक्र गरीबों का होगा, किसानों का होगा। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, एग्जिट पोल से जो संकेत मिल रहे हैं, यद्यपि आपका एग्जिट पोल हमारे पक्ष में है, फिर भी मैं कहूंगा संख्यात्मक आंकड़े से ज्यादा मैं संकेत की तरफ ध्यान दे रहा हूं। और संकेतों से बहुत स्पष्ट है
कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जन समर्थन स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जो आपने नई राजनीति की बात कही, बिल्कुल आपने अच्छी सही बात कही है। राजनीति में एक युगांतर स्थापित हो रहा है दो डायमेंशन पे, दो आयामों पे। पहला, जो उत्तर प्रदेश में जाति के खांचों में बनी हुई राजनीति थी, जिसे कहेंगे कि कास्ट सेगमेंटेशन नहीं बल्कि कुछ हद तक रेजिमेंटेशन की जो राजनीति थी, वह कहीं ना कहीं टूट रहे हैं और अब गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्ति विकास के नाम पर और गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के नाम पर आकर एकजुट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो इसका दूसरा मतलब आयाम जो एक बदल रहा मिनट है, जो अभी इसका आपने मतलब देखा ये कि माना इसकी जाए, शुरुआत हुई नहीं जब सुधांशु जी हम लोग सिलसिलेवार पर घंटा भर है हमारे पास। क्या ये माना जाए जो सोशल इंजीनियरिंग करने की दिशा में अमित शाह बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री किस जाति के हैं इसका तक जिक्र करने की जरूरत इस देश में पड़ गई, तो ये जो एक नई सियासत का एक अपना अंदाज है, या ये मान लिया जाए कि ये आपने वो तमाम चीजें हड़प ली हैं जो इससे पहले दूसरे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में खेल रहे थे? नहीं, यहां पे मैं ये कहूंगा प्रसून जी, थोड़ा सा संशोधन करते हुए जी, दूसरों ने चोला ओढ़ा था गरीब के लिए करने का, मगर जब देने की बात आती थी तो उन्हें एक समुदाय नजर आता था या एक जाति नजर आती थी। एक पार्टी ऐसी थी जिसको हर सरकारी नियुक्ति में एक जाति नजर आती थी, FIR तक लिखना हो तो एक समुदाय नजर आता था, कोई MY कॉम्बिनेशन की बात करता था, कोई DM की बात करता था, लैपटॉप बांटने से लेके मुजफ्फरनगर के मुआवजे बांटने तक में सरकार ने कहा कि हम एक वर्ग को देने की कोशिश करेंगे, जिस पे उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पे रुका। तो उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, जैसे अमित शाह जी ने कहा कि हम लैपटॉप और GB डाटा भी देंगे बगैर भेदभाव के, हम लड़कियों के लिए योजना देंगे बगैर भेदभाव के, उस गरीब में निश्चित रूप से वंचित वर्ग, अल्पसंख्यक, दलित सब। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं आज मैनिफेस्टो से आगे निकल जाएं। हम कोशिश कर रहे हैं, जरा मैनिफेस्टो से बात आ गई। शरद प्रधान जी, आपने बड़ी लंबी पत्रकारिता की है उत्तर प्रदेश की जमीन पर, यह लेकिन एक ऐसा चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के जरिए नजर आ रहा है जो बता रहा है कि शायद रिजर्वेशन के दौर के आंदोलन से हटकर अयोध्या के दौर से निकलते हुए यह पहली बार उन तमाम परंपराओं को खारिज कर रहा है। क्या ये सही है? देखिए, अगर ये इसको सही माना अगर हम सही मान रहे हैं, ये सोच के अगर चलें तो इस यकीनन ये बात सही है कि ये जो है एक नई किस्म की राजनीति हो रही है, और इसमें लेकिन जो एक करिश्मा है वो मुझे लगता है कि वो मोदी का है, और ये बीजेपी के लिए वोट नहीं है। ये ऐसा लगता है कि मोदी का जादू जो 2014 में क्रिएट हुआ था वो अभी तक कायम है, और ये नहीं, ये जादू आप कह रहे हैं उन दलितों में भी कायम है जो कि न्यूनतम की लड़ाई लड़ रहा है, उसका कारण है। देखिए, दलितों में और जो पिछड़े, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जो इन्होंने जैसा दर्शाया जा रहा है कि उन्होंने वोट किया मोदी को, उसका कारण है डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के दौरान ये बड़ा स्पष्ट दिखने लगा था नीचे के स्तर पे कि जो गरीब तबका है उसमें अधिकतर अति पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं, वो मोदी की वाह कर रहे थे, और वो उसके पीछे जो भी वजह हो, लेकिन वो जो तबका था, और यही कारण था कि मायावती बहुत परेशान थी नोटबंदी से। लोग समझते थे कि शायद उनका बहुत पैसा चला गया इसलिए परेशान है, लेकिन उनका एक वोट, एक सेक्शन खिसक रहा था। राजदीप, क्या ये माना जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ही हुनर के साथ उन मुद्दों को सामने लाकर रख दिया जो मुद्दे भारतीय राजनीति उस दिशा में देख नहीं रही थी? गरीबों की बात, या नोटबंदी के जरिए एक सैडिज्म भी आया कि अच्छा जमींदार हो, लाइन में लगे हो ना, मजा आ रहा है। नहीं, ये कुछ हद तक सही है कि आपने देखा कि मेरे बैलगाड़ी में कोई रुकावट आई है, लेकिन जो आगे चल रहा है मर्सिडीज गाड़ी में, उसका टायर भी पंक्चर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जरूर हुआ होगा, लेकिन ये जो अगर वर्डिक्ट सही है, ये नोटबंदी की वजह से नहीं है। आपने पिछले 15 सालों में केवल मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश, बिल्कुल इन तीनों को लोगों ने देखा। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी में उनको उम्मीद दिखती है, और ये केवल 2017 के चुनाव में नहीं, अगर ये नंबर सही है, 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 328 असेंबली सेगमेंट में बीजेपी आगे थी। तब हमने कहा था वो एंटी इनकम्बेंसी केंद्र के खिलाफ है। अब हम कह सकते हैं कि शायद लोगों ने कहा है कि अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो केवल लखनऊ तक सीमित है। लखनऊ शाइनिंग हो गया है, लेकिन दूसरे शहरों में क्या, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में क्या? तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपने पर्सनालिटी में यह दिखाया है कि मैं हूं ना, मैं आपको एक ऐसा गवर्नेंस दूंगा जो मायावती नहीं दे पाई,
अखिलेश जी नहीं दे पाए। इस मय का मतलब यह है ना, बीजेपी को पूरी तरह कायाकल्प मोदी ने कर दिया है। बिल्कुल, ये जो बिल्कुल, वोट कर नहीं, दिया है। अगर ये वोट सही है तो ये वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा है, मोदी को मिल रहा ये है। नरेंद्र मोदी को अपनी छवि में, अपने प्रोमिसेस पर, जो आपने वादा लोगों के सामने किए, उस पर मिल रहा है। रविदास जी, मुलायम के बाद की अगली पीढ़ी अखिलेश के तौर पर आ गई और हम ये अभी मानकर चल रहे हैं कि 11 तारीख को जो परिणाम आएंगे सो आएंगे, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल है अगर उसे हम देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अखिलेश दूर की राजनीति को समझ नहीं पाए और मुलायम की बनी सियासती राजनीति जो कर रहे थे वह उसके साथ जुड़ नहीं पाए और एक कांग्रेस का आसरा लेकर वो उस नाव पे सवार हो गए जहां से आगे की राजनीति नहीं जाती, अंधेरा ज्यादा है। क्या ये सही है? में जो एग्जिट पोल आया है जी, उसके उल्टे फैसले आए हैं जी। उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ मतदाता हैं और 14 करोड़ मतदाताओं का जो निर्णय है वो परसों 11 तारीख को मालूम होगा। और जो नहीं, हम खाली एक चीज समझना चाह रहे हैं। नहीं रविदास जी, आप अरे 11 तारीख का तो आप भी इंतजार कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। रविदास जी, बहुत स्पष्ट मसला यह है कि 11 का हम दोनों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक जमीन कांग्रेस की राजनीतिक जमीन छीन कर बनाई है। मुलायम सिंह इसमें माहिर थे और अब कांग्रेस के साथ आप खड़े हो गए हैं, तो क्या आने वाले वक्त की राजनीति में आज वो मायावती के भी संकेत दे रहे हैं? तो हर के केंद्र में ध्यान दीजिए और कोई नहीं है, बीजेपी नहीं है, मोदी है। क्या ये नई राजनीति है? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि कांग्रेस से गठबंधन में समाजवादी पार्टी का बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ और मेरे ही खिलाफ, मैं प्रत्याशी था, मेरे ही खिलाफ आखिर तक कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ती रही और जो है गठबंधन होने के बावजूद भी मैं वहां सिटिंग विधायक था, प्रदेश सरकार में मंत्री हूं, उसके बाद भी गठबंधन में मेरा नाम तय हुआ और कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ गठबंधन में प्रत्याशी खड़ा कर दिया। हम लोगों ने ईमानदारी के साथ जहां कांग्रेस के लोग थे वहां पर उनका समर्थन करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने कहीं न कहीं जो है वो सही काम नहीं किया। नहीं, तो इसका मतलब यह है ना कि अखिलेश इस राजनीति को नहीं समझ पाए कि अगर कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कांग्रेस उन्हीं की राजनीतिक जमीन को हड़प लेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गठबंधन नहीं हुआ होता तो समाजवादी पार्टी का बहुत अधिक सीटें आती, लेकिन मुझे अभी विश्वास है कि 11 तारीख को अखिलेश यादव जी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 11 तारीख आप बार-बार 11 तारीख की शाम को आप बैठेंगे हम लोग, तो मेरा विश्वास यह है। नहीं, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि 11 का इंतजार पूरे देश को करना है। अखिलेश यादव जी, राजीव शुक्ला जी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं। राजीव शुक्ला जी, जब ये मैसेज निकलकर समाजवादी पार्टी के भीतर से आ रहा है, अपने बूते मुश्किल मायावती तक के लिए साथ जाने को तैयार, और एक तो बैठ के जो मंत्री महोदय हैं वो कह रहे हैं कि आप हराने में जुट गए, इसका मतलब है कि हर के केंद्र में मोदी है। क्या ये सही है? बीजेपी नहीं है, मोदी है, ये सही है? सारी राजनीति वहीं सिमट गई है। देखिए पूर्ण प्रसून जी, आपका जो ये पूरा विश्लेषण है या जो प्रोग्राम चल रहा है उस आधार पर चल रहा है जैसे चुनाव नतीजे आ गए हों। एग्जिट पोल धुआंधार, अमेरिका तक में गलत हो गए। आपने देखा, लोग आप सब लोग हिलेरी को जिता रहे थे, हिलेरी क्लिंटन को, और जीत गए ट्रंप। तो ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, एक तो आप जान लीजिए। इसलिए जो है ये मुझे एग्जिट पोल का बिहार में जैसे आप सबके नतीजे गड़बड़ हुए थे वैसे उत्तर प्रदेश में भी होने वाले। पहली बात तो ये भूल जाइए, लेकिन और अमेरिका का वोटर तो पढ़ा लिखा था, संख्या भी कम थी और तकनीकी भी अच्छी थी, इसलिए इस चीज पर नहीं विश्लेषण तो आप बोल रहे हैं, भी भूल जाएंगे। हम खाली विश्लेषण करना चाह रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में मोदी है कि नहीं है और वही राजनीति के केंद्र में है। नहीं, कोई मोदी भाजपा सब पे प्रचार हुआ है, कोई ये नहीं कि बहुत जैसा आप तान रहे हैं मोदी को वैसा हम लोग कोई नहीं तान रहे। और मुझे नहीं लगता कि 130-140 के ऊपर कहीं बीजेपी जा रही है। इसलिए जो है ये बात बिल्कुल आप भूल जाइए कि चुनाव नतीजे नहीं है, इनको चुनाव नतीजा मान के आप सवाल जवाब कर रहे हैं, तो एक तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज ये है कि अभी हमारे सुधांशु जी मित्र बोल रहे थे कि आप लोगों ने सिर्फ जातवाद यादव ये सब जातवाद, हमने थोड़ा आपने बोला प्रधानमंत्री की जात तो बीजेपी वालों ने बिहार में बताई थी वोट लेने के लिए, तब हम लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री जी की जाति क्या है। वो तो भाजपा ने वोट लेने के लिए वहां बताना शुरू किया कि वहां पे ओबीसी का कुछ गठबंधन बन जाए। यहां भी उन्होंने धुआंधार प्रचार किया कि नान यादव ओबीसी और ये सब यही लोग विश्लेषण अखबार वालों को दे रहे थे और वहां से सब निकल रहा था। तो गुम करो तो
पुण्य और हम करें तो पाप, ये बोल दिया जाता। हम तो नहीं सब नहीं नहीं, तरफ नहीं, हम सारी लोग नहीं, पुण्य जातियों पाप से, में नहीं सारे फंसेंगे। वर्गों अतुल से अंजान वोट जी, लेते हम हैं। एक मिनट, इसलिए अतुल अंजान हमारी जी को कोई भी जोड़ लें इस तो बहस नहीं में। रहता है। अतुल अंजान जी, हमारा ये आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में ये आंकड़ा चल रहा है कि लगभग 112 बार राहुल ने अपनी रैलियों में, 27 रैलियों में नरेंद्र मोदी का नाम लिया। हमारा सवाल सिर्फ ये है, बार बार हम जानना चाह रहे हैं, हम इस एग्जिट पोल को आप भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब ये बताइए कि पूरी राजनीति के केंद्र में इस चुनाव में क्या मोदी नहीं है, कोई और है? मोदी ही है ना? पुण्य प्रसून जी, आप मुझे अवसर देंगे बोलने का? आप ही से पूछ रहे हैं, बीच में काटेंगे नहीं। ना, नहीं मैं आपका प्रोग्राम बहुत गंभीरता से देखता हूं, लेकिन आज मेरे सरकार बदले बदले नजर आ रहे हैं। अरे सर, और सर, बड़ी ये यहाँ सर, चर्चा सर, कर मैं रहे हैं। प्रसून जी का सुनिए, मैं जान रहा था, अंजान जी, मैं राजदीप बोल रहा हूँ, ये गलत है। रख पर हाथ रखने का नहीं सर, ये आदमी हूं। गलत है। मैं इस तरह का आरोप करना गलत है। आदमी हूं। नहीं, सुनते जाइए, हिम्मत कीजिए, जरा हिम्मत कीजिए, हौसले बुलंद रखिए अपने। अगर आप ये सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप एग्जिट पोल की बुनियाद पर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं भूल जाइए उसको। आपने इतनी बारी बातें कही, आप ये बताइए, जो सारे समीकरण आप गिना रहे हैं, जो विकास की यात्रा की कहानी बता रहे हैं, ठीक है, मैं स्वीकार कर रहा हूं जीत को, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सारे आंकड़े पंजाब में क्यों विफल हो गए? बहुत डेवलप्ड स्टेट था। सबसे बड़ी कहानी है कि 10 साल अकाली बीजेपी का ये जो गठबंधन है, जहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां हर तीसरा व्यक्ति विदेश में, जहां बड़ी संख्या में विदेशी दौलत आती, जहां अकाली दल की राजनीति, जहां धर्म का घालमेल, जहां 21 में से 19 सीट बीजेपी जीतती हो और सरकार के साझेदार होती हो, आज वहां क्या ये हाल हुआ? मैं उत्तर प्रदेश समझ रहा हूं, जात की राजनीति और धर्म की राजनीति ने कहां ले जाकर खड़ा किया उत्तर प्रदेश को। और उससे भी ज्यादा प्रसून जी, आप बड़ी गंभीरता से बात करते हैं, विषयों को उठाते हैं। मेरी चिंता इस बात की है कि इस पूरे चुनाव के दौर में चुनाव आयोग कहां रह गया, उसकी हैसियत क्या रही? चुनाव आयोग खाली नोटिस देता रहा। और उससे भी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आपके 2 जनवरी को निर्णय लिया, राजनीतिक दलों से कहा कि चुनाव और लोकतंत्र और संविधान में जाति धर्म की भाषा, इसका प्रयोग वर्जित करें, और वो सब कुछ हुआ। मेरे लिए वो चीरहरण है। चुनाव कोई जीतेगा, कोई हारेगा। मोदी जी जीत गए, बहुत अच्छी बात है। 73 जीत गए, 80 में अच्छी बात है। 250 क्या 300 जीत जाए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि चाणक्य की दृष्टि में नंदवंश चला गया, अतुल अंजान जी, आप जो बोले चले जा रहे हैं, हमको एक गीत याद आ रहा है। आप जब बोल रहे हैं ना, हम ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक गीत के चंद शब्द सुन लीजिए। एग्जिट पोल के जरिए किसका राज तिलक होगा, इसका हो रहा है। और अतुल अंजान जी से हमने बात खत्म की थी, जहां पे गीत सुनाना पड़ा था, उसकी वजह भी थी। अतुल अंजान जी, हम एक जानकारी दे दें, एडीआर की एक रिपोर्ट है, और उस एडीआर की रिपोर्ट में जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जो हलफनामा दिया है, उसके आधार पे संयोग से हमें जो एग्जिट पोल का पूरा डाटा मिला है, उसमें कैंडिडेट वाइज मिला है। दर्शकों को भी जानकारी ये देते, 403 उम्मीदवार जो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें तकरीबन 29 सीट ऐसी है जहां कांटे की टक्कर है, वहां जिक्र नहीं किया गया। 172 उम्मीदवार जो जीत रहे हैं वो दागी हैं। 102 उम्मीदवारों के खिलाफ रेप के चार्ज, मर्डर के चार्ज, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज, और उठा के ले जाना, फिर वसूली करना, ये सारी स्थितियों के बीच उत्तर प्रदेश की विधानसभा सजने वाली है। और बीजेपी के 89 उम्मीदवार उसमें से हैं जो दागी हैं, जो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक है, जो इस पूरे हिस्से में आया है। हमारा सवाल इसीलिए बार बार आगे का होता है। सवाल है, एक तरफ न्यू पॉलिटिक्स है, एक तरफ अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। न्यू पॉलिटिक्स मतलब मोदी है, अल्टरनेटिव का जिक्र करके केजरीवाल आए थे। आतिशी, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एग्जिट पोल से इतर अगर सोचना शुरू कीजिए कि मान लीजिए अगर राजनीतिक तौर पर सत्ता आपको पंजाब और गोवा में नहीं मिलती है, तो जो विकल्प की सोच के साथ आप लोग राजनीति करने का जिक्र हमेशा करते हैं, क्या उसका अंत मान लिया जाए? देखिए पुण्य प्रसून जी, आज 5 या 6 एग्जिट पोल्स आए हैं। हर एग्जिट पोल एक अलग कहानी बता रहा है।
अगर आप देखिए तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हमारा ऐसा क्लियरली मानना है कि आम आदमी पार्टी बहुमत से 11 तारीख को आने वाली है, क्योंकि तकरीबन सारे एग्जिट पोल्स और दिल्ली में भी हमारा यही एक्सपीरियंस है, एक नई पार्टी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जिस तरह से आप सीट्स कैलकुलेट करते हैं पिछली इलेक्शंस के वोटिंग फिगर और सीट्स को वेटेज देके, तो ऑब्वियसली जो एक नई पार्टी आती है जो पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रही होती है वो अंडर एस्टिमेट होती है। जिस तरह दिल्ली में हुआ उसी तरह पंजाब में होने वाला है। 11 तारीख को इंतजार करिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतने वाली है। ओके राजदीप, हम वैकल्पिक राजनीति पे चाह रहे थे कि आतिशी बोले, उसने उन्होंने नहीं कहा वो सत्ता की दिशा में चलेगी, लेकिन जो पारंपरिक राजनीति थी वाकई क्या इस दौर में वो नहीं चलेगी? ये एक मैसेज है निकल रहा है। कहीं ना कहीं कई लेवल्स पर एक नई राजनीति उभर कर आ रही है। मायावती की जो राजनीति, अगर ये नंबर सही है कि दलित मुस्लिमों को जोड़ो और हम सत्ता में आएंगे, 22% दलित वोट, 20% मुस्लिम वोट, 100 सीट मुसलमानों को दो और मैं चुनाव जीत जाऊंगी। वैसे अब आप चुनाव नहीं जीत सकते केवल सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा। बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की है, साथ में हिंदू कार्ड भी खेला है, साथ में विकास का मुद्दा भी लोगों के सामने रखा है, साथ में नरेंद्र मोदी की खुद की छवि है, प्रो पुअर स्कीम लोगों के सामने ला रहे हैं, उज्ज्वला स्कीम जैसे। साथ में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का पूरा इस्तेमाल करके रोड शो करते हैं वाराणसी में। यानी एक तरह से एक 360 डिग्री की जो नई राजनीति हो रही है, उसमें जो पुरानी राजनीति करने वाले नेता थे, जो केवल अपने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर अगर आप चुनाव जीतना चाहते तो आप नहीं कर सकते। पुरानी बीजेपी भी उसी तरह की राजनीति करती थी कि केवल हम हिंदू वोट को एक तरफ करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। 93 में भी नहीं हुआ राम रथ यात्रा के बाद। इसका मतलब है एक नई राजनीति उभर कर आ रही है, जिसमें ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी हो या कोई भी नई पार्टी हो, उसी तरह की राजनीति करनी पड़ेगी आपको। ओके शरद प्रधान जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी अगर कोई भी चेहरा उतार देती, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे केसरीनाथ त्रिपाठी हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे मुरली मनोज, ऐसा जो चेहरे ले लीजिए, जैसे ही आप इस चेहरे को उतारते, न्यू पॉलिटिक्स मोदी की सामने नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है बैग एंड बैगेज से फ्री हो जाइए और तब अगर मैदान में कूदिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें दो बातें कि उनको नरेंद्र मोदी को एक ये भी था कि इसके जरिए से उनके पास एक फ्री हैंड रहेगा कि जिसको भी वो चाहेंगे यहाँ पे बैठाल देंगे, पार्टी जीतेगी उनके नाम पे। ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये जानना चाह रहे हैं क्या इसका मतलब ये जनता को ये अच्छा लगता है? ये आदमी देखिए बिल्कुल जो कह रहा है ठोक बजा के कह रहा है, खुले तौर पे कह रहा है। ये उसका ये भी कारण है कि मोदी का इस वक्त कोई पैरेलल, कोई कंपटीशन में नहीं है। क्योंकि मोदी की बात को, मोदी को क्रेडिबिलिटी दी जाती है कि ये समझा जाता है कि ये जो कह रहे हैं इस बात में दम है, उस पे लोग फेथ करते हैं, ट्रस्ट है। अच्छा, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन आप जिन बातों अभी अगर ये बातें सही है, हम नेताओं के पास जाइए। कमेंट, अगर कोई नेता है जो इस तरह की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल करता है। मोदी जी को केजरीवाल का डर क्यों है? नहीं राजदीप, क्योंकि केजरीवाल भी उसी तरह की हम उससे हट के एक सवाल राजदीप चाह रहे थे। यही मोदी और अमित शाह जब गुजरात इलेक्शन में लौटेंगे तो बैगेज के साथ होंगे? नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुजरात की जो राजनीति है, वहां बीजेपी के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्ट्रक्चर है जिसका वो पूरी नहीं। समाजवादी पार्टी के पास ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर है, सर आप भाई ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पूरी तरह से बीजेपी के आरएसएस वर्कर अभी भी बूथ लेवल पर वर्क करते हैं। यह कहना कि केवल मैं रोड शो के जरिए मैं चुनाव जीत सकता हूं, यह गलत है। आज अगर आम आदमी पार्टी गोवा में चुनाव नहीं जीतेगी, क्या वजह? आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, लीडर की जरूरत है, और ये नई राजनीति जो है उसको भी लोगों के सामने लाना पड़ेगा, जिसमें आप कई त्रिवेदी जी सपनों का सौदागर है। सपनों का सौदागर है। आप सौदागर तभी हो सकते हैं जब आपने सपने जगह। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या यह माना जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो पूरे प्रचार का जो तरीका है या पॉलिसी को डिजाइन करने का जो तरीका है, हम इस पे अभी नहीं आएंगे कि वो जमीन पे कितना अमल में आया, क्या उसका लाभ हुआ, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसमें राहुल भी निशाने पर आएंगे, अखिलेश भी निशाने पर आएंगे, मायावती भी निशाने, हर कोई निशाने पर आएगा, क्योंकि सब उस पारंपरिक राजनीति से बंधे हुए और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्री है इस मामले में। ये सबसे बड़ा लाभ है। सुधांशु जी देखिए, यहां पे मैं कहूंगा प्रसून जी, अगर आप अपने वाक्य को देखें तो सबसे ज्यादा पारंपरिक से जुड़ी हुई पार्टी तो आप हमको मानते हैं, मगर फिर भी जितने राजनीति में अभिनव प्रयोग हुए हैं भारत की राजनीति में पिछले 30-40 सालों में, वो भाजपा ने किए हैं। क्योंकि जानते क्या होता है,
नई राजनीति एक चीज है, पर उसके साथ विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, कथनी करनी दोनों दिखनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा एक नई राजनीति का दावा करके आम आदमी पार्टी आई थी, उससे पहले आपने अपराधीकरण का जिक्र किया। अरे भाई, दिल्ली में आके उनके विधायक और मंत्री जितने अपराधीकरण में लिप्त हुए, और वो भी नाना प्रकार के अपराध में, तो वो दावा खत्म हो गया ना। सर, आप तो इसका मतलब विश्वसनीयता मोदी जी ने बनाई सवाल उठाया, इसलिए हमारी सफल होती है। सुधांशु जी, आप पुरानी राजनीति भी करते हैं। पुणे में आपने एनसीपी को तोड़कर म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव जीता है। आपने कांग्रेस के 14 विधायकों को लेकर उत्तराखंड में आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। यानी आप पुरानी जोड़ तोड़ की राजनीति भी करते हैं, उसके साथ में आप नई राजनीति भी करना चाहते हैं। आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते, आप कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, रमजान दिवाली की राजनीति करते हैं, उसके साथ आप विकास की नैया भी आगे चला रहे हैं। यानी आप हर तरफ से, जिसे मैं कहता हूं 360 डिग्री राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें विपक्ष जो है वो जवाब ले विफल है। लिमिटेड समय है, जवाब बिल्कुल विफल है विपक्ष, आपके सामने विपक्ष बिल्कुल विफल है। नहीं, राजदीप जी, राजदीप जी, पुरानी और नई दोनों मिला के उत्तर देता हूं। हम तोड़ते नहीं हैं, टूट के लोग खुद आते हैं, क्योंकि कांग्रेस का चरित्र है कि जब जब सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। आज ही क्यों हुआ? 90 के दशक में भी तो हुआ था। शरद पवार, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, 77 के जमाने में जगजीवन राम देवराजर्स, और 68 के जमाने में मीरन संजीव रेड्डी, निजलिंगप्पा कामराज। अरे भाई, ये हकीकत देखिए ना, नई पुरानी मिला के साथ खुद आते हैं। तो राजीव शुक्ला जी, क्या कांग्रेस यहाँ पर राजनीतिक तौर पर कमजोर होती चली जा रही है, जो उनके अपने नेता निकलकर बीजेपी के दायरे में भी जाते हैं? उत्तराखंड इसका एक बड़ा उदाहरण है। राजीव शुक्ला जी, ऐसा नहीं है। कुछ नेता ऐसे हैं कि वो वक्त देख के, मौसम देख के और कौन पार्टी सत्ता में देख के ही बदलते हैं। जैसे केंद्र में जो पार्टी सत्ता में आती, जैसे हम 10 साल थे तो बहुत लोग टूट टूट के हमारे साथ शामिल हुए दूसरे दलों के। तो ये कुछ नेता होते हैं मौसमी नेता, जो इधर से उधर जाते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। आज ये केंद्र में सत्ता में है, इसी लोग इनके पास जा रहे हैं, और कल ये सत्ता में ना रहे तो वही लोग बीजेपी को गालियां देते घूमेंगे। तो ये इन्होंने झेला भी है और देखा भी है। इसलिए ये जो बरसाती नेता हैं, इनके बारे में बात नहीं ज़्यादा करना। मेरे ख्याल से ये नहीं है कि कोई सिद्धांत के तहत वो जाते हैं, वो हमेशा जाते हैं अतुल अंजान जी, आपने जो बात शुरू की थी, अब उसी पर अब आपके पास आ रहे हैं कि वामपंथी हाशिए पर चलते चले गए, और मौजूदा वक्त में हम फिर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के जो राजनीतिक तरीके हैं चुनाव जीतने के, उसके सामने पारंपरिक राजनीति नतमस्तक हो रही है। इनकार है इससे? पुण्य प्रसून जी, आप बहुत अच्छे सवाल खड़े कर रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की वो बात कर रहे हैं, और कल को उनका नारा हमें मालूम है वामपंथ शून्य भारत बनाने की। लेकिन वामपंथी एक विचारधारा है, पार्टी अलग है, विचार अलग है। मैं इससे भी इतर एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, और वो चाहता हूं कि अगले किसी विषय पर आप अगले किसी एपिसोड में चर्चा कीजिएगा कि इस पूरे चुनाव के अंदर जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे एक जमाने में, जो आपकी परिचर्चा में मैं सुनता था, आज इस चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। हमारी जैसी पार्टियों के लिए ये बड़े बड़े, हमको भी समय नहीं है। आज टेलीविजन का सीधा सीधा प्रसारण हमारे लिए नहीं है, ये कांग्रेस के लिए है, मोदी जी के लिए, गृह मंत्री के लिए, सारे केंद्रीय मंत्रियों के लिए है, और थोड़ा बहुत अखिलेश जी के लिए है। अब लीजिए, आप फिर उसी जगह पे आ गए। अब फिर आपको एक गीत सुना देते हैं।